मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कुछ 48 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवसृजित 40 आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत 2 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 47 पद सर नंबर के साथ बताया जाए तो सुविधा होगी सर। हाँ, क्रमांक 4 कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 47 पद ऐसे थे जिनके बदले में दूसरे पदों का सृजन हो चुका है और काम चल रहा है, इसलिए इन 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई, इसको सरेंडर किया गया। खेल विभाग में पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि को मिलाकर के कुल 4119 करोड़ 6 लाख रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 क्रमांक 7 है ये 95 के चेनेज 0.00 से 14.11 में पुल पुलिया और आरओबी निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क जो 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ रहेगा, उसके उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ 86 लाख 56 हजार 79 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। का अगला हिस्सा है जो क्रमांक 8 पर है। इसमें चेनेज 14.11 से 28.075 के बीच स्वीकृति दी गई है, जिसमें 213 करोड़ 55 लाख 36 हजार 807 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। क्रमांक 9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुद्दा है। इसमें MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को उन्होंने विभाग में जितने ई अपशिष्ट हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो ई अपशिष्ट हैं उनकी बिक्री के लिए ई नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया है। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित PM यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए 231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई। इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही 12 नंबर पर जो उनका स्वीकृत हुआ है, उसमें 520 आसन वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58,07,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61,20,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स कोलकाता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(द) के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रांडिंग साइनेज हेतु 5,05,00,000 के अधीन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया, इसके स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा है, जहां विधि विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसचिवीय कोटि के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 23 पर विधि विभाग का ही एजेंडा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुवास सेल हेतु कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा वित्त विभाग का है, गृह विभाग से भी संबंधित है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता अधिकतम ₹25,000, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, इसकी स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर वित्त विभाग द्वारा बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। इसको भी जरा ब्रीफ कीजिएगा सर। 25 अभी वो डेटा तो मैं आपको तुरंत नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि उनका काम ऐसा है जो बहुत जोखिम भरा है, इसकी वजह से ये बहुत दिनों से पेंडिंग एक डिमांड थी और उस पर ही स्वीकृति दी गई है। हाँ, अमीन में निर्धारित किए गए हैं अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन, ये लेवल 4 एवं लेवल 5 में बनाया गया है। पहले से इसमें प्रोन्नति के सोपान नहीं थे, तो ये उनका प्रोमोशनल कैडर अब तैयार हो गया है। अमीन मूल नियुक्ति का पद है, उसके बाद अमीन ग्रेड 1 और फिर प्रधान अमीन द्वितीय प्रोन्नति का स्तर है। फिर वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा है, DCF के स्थायी काय को अस्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है, और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।
उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का है, जहां बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में संशोधन किया गया और उसके द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 पर अनुमोदन दिया गया। सर इसमें भी क्या चेंज हुआ सर, बताया जाएगा। क्रमांक 34 इसमें एक तो ये प्रावधान किया गया है कि सिपाही संवर्ग के वेतनमान में बिहार राज्य के पदक विजेता तथा सहभागिता करने वाले प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु संशोधन किया जा रहा है। इसमें उसी का विवरण दिया गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी इसमें अर्हता प्राप्त होंगे, जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों और पदक विजेता की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम खेल अर्हता क्या होगा, किस वेतन स्तर के लिए, इसको निर्धारित किया गया है। जैसे वेतन स्तर 1, 2, 3 में किनको हम नियुक्त करेंगे, वेतन स्तर 6 में किनको नियुक्त करेंगे, 7 और 9 में किनको नियुक्त करेंगे, ये पहले से विवरण नहीं था, वो उन विवरणों को शामिल किया गया है। उसी तरीके से ट्रायल और परीक्षण के आधार पर भी मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती कैसे की जाएगी और किन ग्रेड में की जाएगी, उसके लिए भी अर्हताएं निर्धारित की गई। और विशेष मामलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित एक प्रावधान किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि चयन समिति को इस प्रावधान के तहत उन खिलाड़ियों की भर्ती और चयन पर विचार करने का विवेकाधिकार होगा जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया हो। तो ये सब इसमें किया गया है। और इसके अलावा भी कितने कितने किए जाएंगे, जैसे नियम 7(3) में ये डाला गया है कि किसी एक खेल विधा में एक वर्ष में 5 पुरुष और 5 महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। उसी तरीके से दलीय स्पर्धा में यदि टीम के सभी सदस्य जिनके पास आवश्यक योग्यता है नियुक्ति या चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो चयन समिति टीम के सभी सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करेगी। इस तरीके के ऐसे, चूँकि अब कुछ समय ये चल गया है यहाँ पे, तो जैसे जैसे नई चीज़ें समझ में आ रही हैं उनके अनुरूप प्रावधानों में संशोधन किया गया है। गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय में नए जो आपराधिक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के आलोक में अभियोजन सेवा के पुनर्गठन हेतु, उसके सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 760 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और इसमें पदनामों में भी परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के अंतर्गत ही सैनिक कल्याण कार्यालय 13 पहले से बने हुए थे, 12 नवसृजित कार्यालय हैं, उनके लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और सभी जिलों में एक सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है ताकि कामों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। नहीं, कुल पदों की संख्या 36 नंबर 97 है, 97। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें मादक पदार्थ एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार को आर्थिक अपराध इकाई से और मद्य निषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से अलग करके
एक सेपरेट इकाई बनाया गया है जिसको मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाएगा। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार में है, वैसे ही उनका सुझाव था कि राज्य में भी इसे गठित किया जाए। हमारे यहाँ मद्य निषेध इकाई पहले से थी और आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए भी अलग से एक टीम गठित थी। अब इन दोनों को जोड़ करके एक सेपरेट वर्टिकल बनाया जा रहा है। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1121 रुपये किया गया है। ये आज की तारीख में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप है। इससे अगर 30 दिन कोई अगर गृह रक्षक कार्य करेंगे तो लगभग उन्हें 10,000 रुपये से थोड़ा ज़्यादा अधिक मिलेगा पहले की तुलना में। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण के प्रस्ताव तथा केंद्रांश अपर्याप्त होने पर राज्य संसाधन से प्रतिपूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 40 पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण और पूर्व के एजेंडा के अनुरूप ही यदि केंद्रांश अपर्याप्त हो तो राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई।